हेलो एवरीवन। सर आज से आप नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टीडीएस। मेनली तो हम टीडीएस पढ़ेंगे। सर चैप्टर में तो नाम लिखा है, हाँ लिखा है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स एक टॉपिक है, ये एक अलग टॉपिक है, वो पढ़ेंगे। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। इसको आप कुछ इस तरह से कहिए कि सर आपको पढ़ना क्या क्या है। सर आपको पढ़ना है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जिसको हम प्यार से शॉर्टकट में टीडीएस कहेंगे। एडवांस टैक्स के बारे में पढ़ना है कि अगर किसी इंसान की टैक्स लाइबिलिटी थ्रू आउट द ईयर 10,000 रुपीज से एक्सीड कर जाती है तो एडवांस में टैक्स भी भर रहा होता है। सरकार को ना अपने ही लोगों पे भरोसा नहीं है, इसलिए वो एडवांस में टैक्स भरवा लेती है। बताइए कितनी बुरी बात है ये। और सर एक टॉपिक आता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। इसमें एक अंतर है जिसको बाद में बताया जाएगा। यहाँ वर्ड है कलेक्शन, कलेक्ट किया जा रहा है किसी का, यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है, देखो एरो ऐसे आ रहा है। और यहाँ डिडक्शन है, यहाँ किसी का काटा जा रहा है, डिडक्शन एट सोर्स है। ठीक ठीक है सर, ये डिडक्शन एट सोर्स है, काटा जा रहा है यहाँ पे टैक्स। सर टीडीएस टॉपिक को सर थोड़ा सा आप समझाएंगे, बिकॉज हम लोग तो सर बिल्कुल न्यू न्यू बच्चे भी हैं, हम लोग को बिल्कुल टीडीएस के बारे में नहीं पता है। जी बिल्कुल, अभी हम टीडीएस के बारे में आपको एक छोटी सी बात समझाते हैं। देखो जब आप पढ़ोगे टीडीएस तो इसका फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं। मेरे साथ कोई कुछ नहीं लिखेगा, बाद में लिखना है आपको। अभी अपनी बैक को चेयर की बैक पे एकदम लगा के एकदम आराम से बैठ के देखिए आप लोग, ठीक है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स मतलब जहां से सोर्स है एक्सपेंडिचर पे पहली बात तो ये कटती है। जैसे कि सर आप बिना एग्जांपल के हमें क्यों बता रहे हो? ओके, ये है भैया बंटी। कौन है ये? बंटी। और ये है एक, सर भूत मत बनाओ, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये है एक प्यारी सी बबली। कौन है? बबली, ठीक है। ये है बंटी और ये है बबली। क्या होता है सर? नाम भी लिखो ना। ओके, बबली, ओके ठीक है सर। बंटी और बबली हैं ये दोनों। क्या होता है सर? बंटी ने बबली को एक पेमेंट कर रहा है, एक्सपेंडिचर की पेमेंट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए लेट से रेंट, रेंट का पेमेंट करता है, ठीक। और बंटी बबली को रेंट का पेमेंट कर रहा है 2 करोड़ रुपए का। 2 करोड़ रुपए का रेंटल भर रहा है भैया, सिर्फ और सिर्फ रेंटल है 2 करोड़ रुपए का साल भर का, ठीक। अब क्या होगा? बंटी का बिजनेस था। बंटी ने मान लीजिए बिजनेस के थ्रू ऑटोमोबाइल का शोरूम खोल रखा था। ऑटो शोरूम था, टाटा की गाड़ियां बेचता था। ऑटोमोबाइल का शोरूम था, बहुत बड़ा शोरूम था जिसका रेंट 2 करोड़ रुपए तक जाता था, ठीक है सर। अब आपको 2 करोड़ का रेंट भी रीजनेबल लग रहा है? हाँ सर रीजनेबल लग रहा है। अब क्या हुआ? बंटी जब जब बंटी ये पेमेंट कर देगा तो बंटी अपना बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा और यहाँ टू रेंट लिख के 2 करोड़ का खर्चा बुक कर लेगा। हाँ सर, ये तो नॉर्मली सभी लोग करते हैं। जिसमें बंटी अलग क्या कर रहा है? बंटी अलग कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन सरकार जो है ना, सरकार ने कहा टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सरकार कह रही है सोर्स पे ही डिडक्ट कर लो। जब भी आप एक्सपेंडिचर करने जा रहे हो, एक्सपेंडिचर करने जा रहे हो तो आप टैक्स डिडक्ट कर लीजिए इस सोर्स पे। जैसे ही पेमेंट करने जा रहे हो, देखो ये सोर्स आया, ऐसे 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 पेमेंट करने जा रहे हो, बस तुरंत यहाँ पे आप इसका टीडीएस काट लो। तुरंत आप इसका क्या कर लो? टीडीएस काट लो, काट लो इसका टीडीएस आप तुरंत। सरकार यही कह रही है। मतलब सर, मतलब देखिए क्या होगा। अब ब्लैक मार्केट से 2 करोड़ रुपए का खर्चा करना है। क्या करना है? 2 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर करना है, खर्चा करना है मिस्टर बंटी को। तो मिस्टर बंटी के लिए जो चीज एक्सपेंडिचर है, क्या बबली के लिए वो चीज इनकम नहीं बन रही है सर? हाँ सर, इसको तो 2 करोड़ रुपए का रेंटल मिल रहा है, इसका मतलब इसको इनकम मिल रही है 2 करोड़ रुपए की। तो जब बबली को 2 करोड़ रुपए की इनकम मिल रही है तो क्या बबली इस इनकम पे टैक्स नहीं बनेगा बबली का? हाँ सर, बबली का इनकम पे टैक्स तो बन ही रहा होगा। तो यही कहा जाता है कि भाई बबली की इस इनकम का जो टैक्स बनने वाला होगा ना, उसको यहीं पे कलेक्ट कर लो। जब ये 2 करोड़ का आप पेमेंट करने जा रहे हैं तभी काट लो, यहीं पे काट लो भैया। टैक्स को डिडक्ट कर लो उसके सोर्स पे। जब इसकी इनकम जनरेट होने वाली इसी सोर्स पे डिडक्ट कर लीजिए टीडीएस। ओके सर, मतलब यहां से ये टीडीएस कट के पैसा मिलेगा? हाँ सर, एग्जाम्पल के लिए हम बोल रहे हैं टीडीएस का रेट है 10%। अभी एग्जाम्पल के लिए हम बोले हैं, अभी आपको सब कुछ नहीं समझ आएगा, एक ही दिन में समझ नहीं समझोगे आप। तो एग्जाम्पल के लिए मानो कि अगर बंटी की पॉकेट से कितने जाने हैं? बंटी भैया की पॉकेट से 2 करोड़ रुपए जाने हैं और बंटी के पॉकेट से 2 करोड़ रुपए टीडीएस के बाद ऐसे जाएंगे। 1.8 करोड़ रुपीस जाएगा बबली के बैंक अकाउंट में। और ये क्या करेगा? इसका 10%, 2 करोड़ का 10% कितना होता है? 20 लाख रुपए, मतलब 0.20 करोड़। 20 लाख रुपए क्या करेगा? ये कट करेगा टीडीएस।
टीडीएस कट करेगा और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट कर देगा, लेकिन किसके नाम पे डिपॉजिट करेगा? बबली के नाम पे। तो इस तरीके से अगर आप देखिए, इस तरीके से देखिए, ग्रीन मार्कर देखेगा, बंटी के जेब से तो पूरा पूरा 2 करोड़ रुपए गया। देखिए 2 करोड़ रुपया पूरा गया, 1.8 करोड़ यहाँ, 0.2 करोड़ यहाँ, इन दोनों को जोड़ो 2 करोड़ आया। लेकिन बबली के पॉकेट में 1.8 करोड़ डायरेक्टली आया और 20 लाख रुपया बबली के पॉकेट में 1.8 करोड़ यहां आया और 20 लाख रुपया बबली के पॉकेट में नहीं आया। 20 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जमा कर दिया गया, किसके नाम पे? बबली के नाम पे। सर तो क्या बबली का नाम लिख के भेजेगा कि इस जगह रहने वाली बबली के नाम पे जमा हुआ है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये क्या होगा? पैन नंबर के बेसिस पे जाएगा, बबली के पैन नंबर के बेसिस पे, या टैन नंबर भी आप कहेंगे इसको, लेकिन अभी आपको जनरली कुछ समझाना है, बस इतना जानिए। एक नंबर होगा जिस नंबर के ऊपर इनका टीडीएस कटेगा और पता चल जाएगा कि ये बबली का टीडीएस कटा है। और जब बबली अपना रिटर्न भरने जाएगी ना, इनकम टैक्स रिटर्न, पूरे साल भर का जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाएगी, तो एक फॉर्म होता है 26AS, उसमें दिखने लगेगा, मान लो इनकम टैक्स इनका आता है कि बबली जी को इनकम टैक्स 25 लाख रुपया साल भर की इनकम पे भरना है, तो फॉर्म 26AS के अंदर दिखेगा कि बबली ने 20 लाख रुपए का, बबली का 20 लाख रुपए का टीडीएस कटा था, तो अब सिर्फ 5 लाख रुपए भरने की नीड है। टोटल गवर्नमेंट को बबली को 25 लाख रुपए देना था, लेकिन फॉर्म 26AS में दिख जाएगा कि बबली जी का 20 लाख रुपए टीडीएस कट चुका है, बस 5 लाख रुपए और टैक्स दे दो। सर एग्जांपल, अगर ये 25 लाख की जगह सिर्फ बबली का इनकम टैक्स 8 लाख रुपए आता तो क्या होता? अगर बबली का इनकम टैक्स सिर्फ 8 लाख होता ना, तो भी इसके टीडीएस के 26AS में पता है क्या दिखता? 26AS में दिखता कि बबली का टीडीएस 20 लाख, बबली का टीडीएस 20 लाख रुपए कटा है, इसकी टैक्स लाइबिलिटी, बबली की हम बात कर रहे हैं, देखो ये वाली बबली की टैक्स लाइबिलिटी 8 लाख रुपए की बनती है, तो 20 में से 8 जाने के बाद जो 12 लाख रुपए बचता है ना, ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बबली को वापस कर देगी, बबली के बैंक अकाउंट में वापस कर देती है इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद। ये होता है। ओके सर, तो ये सब करके फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है, ग्रीन पेन अब देखिएगा, मान लीजिए बबली ऐसी होती कि बबली बेईमान होती। क्या आप बात करते हो सर? हाँ, बबली बेईमान है। बबली क्या करती? बबली अपना कभी कोई रिटर्न ही नहीं बचती, और मान लो बबली की इकलौती इनकम यही 2 करोड़ रुपए है, तो 2 करोड़ रुपए का रेंटल इनकम डायरेक्ट अगर इसको बंटी दे देता तो 2 करोड़ रुपए लेके बैठ जाती, बैंक में भी डिपॉजिट नहीं कराती, घर के अंदर रखी रहती और ऐश करती। ऐसा हो सकता था ना? मान लो बबली कभी अपना आईटीआर भरती ही नहीं, और इधर ये 2 करोड़ पे इनको डिडक्शन भी ले लेते हैं पीएनएल अकाउंट में, और 2 करोड़ जो बबली की इनकम होती है इस पे कभी भी टैक्स ही नहीं आता, कभी भी टैक्स ही नहीं आता, तो यहां हो जाती प्रॉब्लम। क्या हो जाती? यहां पे हो जाती प्रॉब्लम हमको। ओके सर, मतलब बबली का टैक्स भरना भी जरूरी है, बबली का टैक्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ क्या खेल खेल दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ क्या खेल खेल दिया? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि भैया बंटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है? देखो देखो देखो, भैया बंटी तुम्हें टीडीएस काटना पड़ेगा, और टीडीएस आएगा 20 लाख रुपए। अब जैसे ये टीडीएस फॉर्म 26AS में दिख गया कि बबली का 20 लाख रुपए का टीडीएस आया, तो गवर्नमेंट को पता चल गया कि भैया इसको 2 करोड़ रुपए कोई इनकम हुई है। अब ये इनकम गवर्नमेंट के हाथ से छुपेगी नहीं। दूसरी बात, सरकार ने बंटी को मजबूर कर दिया है कि भैया तुमको टीडीएस काटना ही पड़ेगा, मजबूर कर दिया, बाउंड कर दिया। सर कैसे बाउंड किया? क्योंकि इसने बोल दिया है कि अगर तुमने रेंट जिस पे टीडीएस कटना था, अगर तुमने टीडीएस कट नहीं किया तो तुम्हारा 30% एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा। 30% एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा, तो भैया इनको करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। हम लोग पीजीबीपी में इस बात को पढ़ भी चुके हैं। तो ये पूरा आपका टीडीएस का एक तरीके का सिनेरियो होता है। अभी इसमें कुछ बातें और भी हैं, वो सुनिए। एज लाइक, सर हम क्या पढ़ रहे हैं? टीडीएस जब पढ़ रहे हैं तो सर टीडीएस में हम देखेंगे, सर टीडीएस अभी तो आपने एक खर्चे पे बताया रेंट, इस तरीके के सर बहुत से टाइप के मेनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस होंगे सर। हाँ सर, बहुत से तरीके के एक्सपेंसेस पे टीडीएस कटता है, बहुत सी जगहों पे टीडीएस काटने का प्रोविजन ला गया है। और सर जैसा कि आपने यहाँ बताया 10%, इस तरीके से डिफरेंट रेट्स पे भी तो टीडीएस कटते होंगे। जी हाँ सर, डिफरेंट रेट्स पे टीडीएस कटते हैं। सर जो डिफरेंट रेट्स पे टीडीएस कटते हैं, तो अब सर ये रेट्स हमें कहाँ से पता चलेंगे? हाँ, जैसे मान लो अगर आपका डिफरेंट एक्सपेंसेस, हम बोल रहे हैं कमीशन के एक्सपेंडिचर आपने किया, ठीक है, आपने रेंटल तो दिया ही दिया, कमीशन दे दिया, या फिर कुछ और आपने एक्सपेंडिचर किया, डिफरेंट टाइप के एक्सपेंडिचर किए, तो उस पर हर जगह डिफरेंट, सैलरी का एक्सपेंडिचर किया तो हर जगह रेट, टीडीएस काटने का रेट भी अलग अलग है। तो सर यहां से हम एक बात आप हिंदी में भी लिख दो सर आप, चलो हम हिंदी में लिखते हैं कि हम टीडीएस में किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं, कहां, किस खर्चे पर, किस खर्चे पर, कहां, किस खर्चे पर कितना कटेगा, कितना टीडीएस
कटेगा। एक तरीके से देखिए, अगर इस छोटी सी बात को ही हमें पढ़ना है, जैसे कि कहाँ कटेगा भैया, जब पेमेंट करने जा रहे हैं तब कटेगा, लेकिन आपने कई जगह पढ़ेंगे अब आप एक्रूअल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट पे मान लीजिए अगर आपने दिखा भी दिया खर्चे को तो भी काटना पड़ जाता है कई जगह, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जमा करना पड़ता है। कुछ जगह केवल पेमेंट किया तो ही, जैसे कि सैलरी अगर एक्रूअल बेसिस है तो टीडीएस काटने की नीड नहीं है, लेकिन जब सैलरी का पेमेंट करेंगे तब टीडीएस काटना पड़ता है। तो कहां कटेगा, इस चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान देखना पड़ेगा, किस खर्चे पर कट रहा है, क्योंकि कमीशन पे अलग रेट से टीडीएस कटता है, रेंट पे अलग रेट से कटता है, और अदर एक्सपेंडिचर है सैलरी वगैरह है उस पर अलग रेट से कटता है। तो किस खर्चे पर कट रहा है उसके हिसाब से डिफाइंड होगा कि कितना कटेगा, किस रेट पे कटेगा। तो कुल मिला के टीडीएस इसी तरीके से आप पढ़ेंगे। और अब क्या होगा, टीडीएस को हम क्या पढ़ेंगे सर, सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि टीडीएस में सेक्शंस बहुत ज्यादा हैं, तो सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, किसी सेक्शन को उठाया उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन कर लिए, और मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, कॉमन जनरल फिनोमेना में कॉमन सेंस के बेसिस पे, कि आपको लगे ही ना कि आप कोई लॉ पढ़ रहे हैं, आपको बस हंसी मजाक में सब कुछ पढ़ा देना है हमें। ठीक ठीक है सर, आइए अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए सर जी सेक्शन लिखते हैं, सेक्शन जो आप पढ़ाने वाले हैं वो है सेक्शन 194A, बोलो मेरे साथ 194A। हाँ सर जी, हमने आपके साथ बोला 194A, ये बात करता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर जो टीडीएस लगता है, लेकिन टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, अदर देन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको छोड़ के बाकी अदर जो विभिन्न तरीके के इंटरेस्ट पाए जाते हैं ना, उनके ऊपर जो टीडीएस कटता है। मतलब सर, मतलब अभी आपको समझाया ही जा रहा है, अभी तो जस्ट हमने हेडिंग लिखी है मेरे बाबू। देखो सर, टीडीएस में एक आदमी, जैसा कि आपने बहुत जगह देखा होगा ना, एक होता है ट्रांसफरर रर और एक होता है ट्रांसफरी, इसी तरह सर एक होता है पेयर और एक होता है सर पेई। मतलब जो इंसान एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहा है वो पेयर है, जो पैसा दे रहा है, जो पैसा दे रहा है वो पेयर है, और जिसको पैसा मिल रहा है, जिसको पैसा मिल रहा है वो पेई है। तो सर पेयर टीडीएस काटता है, पेयर टीडीएस काटता है पेई का, ये चीज आपने समझा दी है। अब यहां पे आइए सर, तो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पे जब हम देने जा रहे हैं तो हमें दो पार्टियां तो निकालनी पड़ेगी। पहली पार्टी पेयर कौन होगा, कौन काट रहा है, दूसरा सर एक पार्टी हम निकालेंगे पे किसका काट रहा है, और एक सर निकालते हैं रेट कितना काट रहा है। ठीक ठीक है सर, टीडीएस कितना काट रहा है, तो भाई साहब पेयर के लिए यहां बताया गया एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो पेमेंट कर रहा है उसकी बात हो रही है, जो एक्सपेंसेस कर रहा है उसकी बात हो रही है, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका हुज टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ है, या तो फिर टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ है, या तो फिर अगर वो एक प्रोफेशनल है तो उसकी ग्रॉस रिसिप्ट लेस देन 50 lakhs है। मतलब सर, मतलब देखो एनी पर्सन का मतलब तो यहां पे हो गया कंपनी हो या फर्म हो, कुछ भी हो कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है, वो पर्सन वो पेयर इंडिविजुअल और एचयूएफ है, तो तभी टीडीएस का प्रोविजन उसके ऊपर लगेगा यदि उस इंडिविजुअल या एचयूएफ का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा, या तो फिर ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख रुपए से ज्यादा होगी। क्योंकि सर अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, ग्रॉस रिसिप्ट अगर प्रोफेशनल है तो 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको ऑडिट करानी पड़ती है, और ऑडिट करानी पड़ती है इसका मतलब है एक बड़े बिजनेसमैन है, बड़े आदमी के ही ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी डाली गई है, छोटे मोटे आदमियों के ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी नहीं डाली गई है। जैसे मान लीजिए सर ये एक हलवाई है, ये हलवाई एक साल में 20 लाख रुपए का सामान बेचता है, जलेबियां बेचता है, ये जलेबियां बेचता है सर, तो इससे नहीं टीडीएस कटवाया जा रहा है। हर आदमी को थोड़ी टीडीएस कह देंगे हम काटो भाई, ये जलेबी बेच के रहने वाला आदमी है, चलो 2 लाख रुपए पान की गुंटी वाला था सर, तो ये थोड़ी टीडीएस काट पाएगा। हम केवल बड़े आदमी को जिम्मेदारी देते हैं, टीडीएस काटना एक जिम्मेदारी है, हम बड़े आदमी को जिम्मेदारी देते हैं कि आप टीडीएस काटिएगा। तो वो बड़े आदमी कौन होंगे, जनरली कहा गया एनी पर्सन, मतलब कंपनी फर्म ये सब जो है ये तो ठीक ही है, ठीक है, लेकिन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ whose turnover is less than 1 करोड़ और ग्रॉस रिसिप्ट is less than 50 लाख, मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ जो एलिजिबल फॉर ऑडिट नहीं है, जिनको ऑडिट कराने की नीड नहीं है, उनको छोड़ दें,
तो बाकी सभी लोगों को 194A अप्लाई होता है, 194A का पालन करना पड़ता है। क्योंकि सर अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो गया तो ये भी टीडीएस काटेंगे। ओके सर, ठीक है सर, इंडिविजुअल और एचयूएफ का अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो गया तो भी। लेकिन सर ये इंडिविजुअल और एचयूएफ हम क्या कर रहे हैं सर, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं पे, मतलब एनी रेसिडेंट पर्सन, किसी भी रेसिडेंट पर्सन को करते हैं। अब सर एनी रेसिडेंट पर्सन में क्या क्या आ गया, चाहे वो फर्म हो, कंपनी हो, एओपी हो, बीओआई हो, कोई भी हो, फर्म हो या इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, किसी को भी कर रहे हो। एनी मींस एनी। ठीक ठीक है सर। तो सर हमने कुछ चीजें समझी, पेयर कौन हो सकता है, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, पेई को कर रहे हैं, ठीक है। तो किस रेट से कटेगा इसकी बात को छोड़ते हैं सर अभी, या लिख ही देते हैं। चलो सर, जनरल रेट 10%, ये प्रोविजन में लिखा हुआ है, बट अब हम एक ग्रे एरिया यहां बना रहे हैं। जनरल रेट 10% प्रोविजन में लिखा हुआ है, लेकिन ड्यू टू कोविड यहां एक अमेंडमेंट है जिसको अभी बाद में बताया जाएगा आपको, ठीक है सर। तो सर कोई भी पेयर, अगर किसी को भी कोई भी पेयर, मतलब कंपनी, फर्म या इंडिविजुअल और एचयूएफ, देखो सर एनी पर्सन, कंपनी, फर्म या इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसकी टैक्स ऑडिट होती होगी, मतलब अगर वो बड़ा आदमी होगा और किसी दूसरे रेसिडेंट पर्सन को अगर वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा होगा तो टीडीएस काटेंगे सर। हाँ काटेंगे, लेकिन कुछ जगहों को छोड़कर, दैट्स मीन्स एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ एक्सेप्शंस दे दिए गए हैं कि इन जगहों पर नो टीडीएस, भैया इन केसेस में टीडीएस नहीं कटेगा। वो कंडीशंस क्या है सर जब टीडीएस नहीं कटेगा? देखो पहली बात, इफ सर हाँ ये सर आप हैं, अगर हमने हम आपके सर ने अगर किसी को 5 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया तो क्या टीडीएस काट लोगे? नहीं सर, अमाउंट की भी तो एक सब्सटैंशियल अमाउंट होना चाहिए, इसलिए यहां पे एक लिमिट डाली गई है। इफ क्या डाली गई है? लिमिट। इफ इंटरेस्ट अमाउंट इज, या इंटरेस्ट अमाउंट इज, छोड़िए, इफ इंटरेस्ट हम इंडिविजुअल लेके देख रहे हैं, पेड बाई, इंटरेस्ट पेड कौन कर रहा है? इफ इंटरेस्ट पेड बाई बैंक या पोस्ट ऑफिस अगर आपको इंटरेस्ट दे रही है, मतलब सर आप क्या एक बिजनेसमैन है, जैसे ये हम एक बिजनेसमैन है, ठीक है, और ये रही बैंक। आपको पता होगा ना कि आम आदमी जाता है बैंक के पास और बैंक से लोन लेता है। बैंक से जब ये लोन लेके आता है तो बैंक को क्या पेमेंट देती है? इंटरेस्ट। ठीक ठीक है सर। सर ये एक कंडीशन होती है, लेकिन इसके साथ साथ इस कंडीशन पे भी बात करेंगे सर। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर सर हमने, ये है सर बैंक, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे ठीक से देखिएगा। आपने ये है, आप यहाँ पे आप ये अभी ये है, चलिए हम फिर से बता रहे हैं आपको। देखिए ये है एक हम, ठीक है, हमने क्या किया, हम गए बैंक में अपने 2 करोड़ रुपए को डिपॉजिट कर दिए, ठीक। अब बैंक हमको इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, तो अगर ये इंटरेस्ट का अमाउंट एक्सीड कर जाता है 40,000 रुपीज से, तो ही, ओनली तब ही टीडीएस कटेगा, ठीक। अगर ये इंटरेस्ट का अमाउंट एक्सीड नहीं करता है 40,000 से, अगर 39,000 रुपीज है तो टीडीएस नहीं कटता है, ठीक ठीक है सर। और सर टीडीएस उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर हम गए और बैंक से हमने क्या किया, लोन लिया, हम बैंक से लोन लेते तो हम क्या पे करेंगे? बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे। तो भाई साहब बैंक को आप इंटरेस्ट अगर पे करते हैं, आप कभी किसी फाइल में नहीं देखेंगे कि बैंक को इंटरेस्ट पे करके बैंक का टीडीएस काटा जाता है। तो भैया बैंक का टीडीएस कभी नहीं कटता है। अगर आप क्या है, पेयर, अगर आप बैंक को पेमेंट करते हैं तो कभी भी इंटरेस्ट नहीं करता। इसी तरीके से अगर आपने बैंक को पेमेंट की या फिर यूटीआई को पेमेंट की, किसी इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट की, इन सब जगहों पे टीडीएस नहीं काटा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर बैंक आपको इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है और इफ पेड बाय बैंक है, इंटरेस्ट बैंक ने पेमेंट किया है और आपका इंटरेस्ट 40,000 रुपए से कम है, तो भी आपको इंटरेस्ट की, तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। तीसरी बात सर समझते हैं। तीसरी बात होती है कि एज लाइक, मान लीजिए बैंक नहीं है, यहां पे हम हैं, हमने क्या किया, एक आदमी से लोन ले लिया है, अनसिक्योर्ड लोन जिसको कहते हैं। ये है मेरा ब्रदर, ठीक है, ये है मेरा ब्रदर, इनसे हमने लोन लिया, ठीक, हमने अपने भाई से लोन लिया और हमने लोन ले लिया, अब हम इसको इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, तो ये अनसिक्योर्ड लोन, इसको क्या बोला जाता है? अनसिक्योर्ड लोन। अगर हमने अनसिक्योर्ड लोन लिया एक तरीके का, तो अगर मेरे इंटरेस्ट का अमाउंट 5,000 रुपए से कम है, अगेन 5,000 रुपए से कम है, या अप टू 5,000 रुपए तक है, अप टू 5,000 इसको लिख दीजिए, आप 5,000 रुपए से कम में गड़बड़ा जाएंगे।
अप टू 5,000 रुपए तो नो टीडीएस, लेकिन अगर यही 5,001 रुपए हो जाता तो टीडीएस कट जाता है। चौथी बात अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें, चौथी बात भी अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो लेट्स से ये एक फर्म है और फर्म अपने पार्टनर को, फर्म क्या करती है, अपने पार्टनर को क्या देती है, इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। तो फर्म जब अपने पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट करती है तो इस इंटरेस्ट पे भी कोई टीडीएस नहीं आता है। ठीक ठीक है सर। अब सर एक पांचवी कंडीशन, मान लीजिए सर ये एक इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल क्या किया, इस इंडिविजुअल ने इनकम टैक्स बहुत लेट डिपॉजिट किया है। मतलब सर, मतलब ये एक आदमी जो है, इस आदमी के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला था कि भैया तुम्हारा इनकम टैक्स 1,00,000 रुपए का बकाया है और ये पेमेंट ही नहीं कर रहा है। और क्या करता है, बाद में इनकम टैक्स का इंटरेस्ट बन के इनकम टैक्स का इंटरेस्ट ही 50,000 रुपए बन जाता है। अब जब इनकम टैक्स का इंटरेस्ट आया तो इसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 1,00,000 रुपए प्रिंसिपल प्लस 50,000 रुपए इंटरेस्ट का जमा कर दिया। तो जब ये 50,000 रुपए इंटरेस्ट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ही देना तो यहाँ टीडीएस नहीं कटता है, क्योंकि भैया टीडीएस अगर आप किसी का कट करते हो, टीडीएस किसी का कट करके कहां जमा करवाते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में, तो उन्हीं का टीडीएस काट के उन्हीं को नहीं जमा करवाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई पर्सन पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट का टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो वहां पे भी टीडीएस नहीं कटता है। क्लियर सर? हाँ सर, ये सब बातें तो क्लियर हो गई। तो सर अभी तक हमने जो पढ़ा, फिर से अगर हम आपको बताएं कि देखो, अगर ग्रीन पेन पेयर के बारे में हमने बताया कि एनी पर्सन हो, जैसे कंपनी फर्म वगैरह कोई भी हो, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ जिसकी टैक्स ऑडिट नहीं होती है, मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ जिसकी टैक्स ऑडिट होती होगी तो उसके ऊपर 194A लगेगा। और पे एनी रेसिडेंट पर्सन, रेसिडेंट पर्सन कोई भी हो, अगर उसको इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है अदर देन सिक्योरिटीज तो टीडीएस कटता है। और कब टीडीएस नहीं कटता, अगर सर आप बैंक को इंटरेस्ट का कोई पेमेंट करते हैं या बैंक अगर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, तो अगर इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा नहीं होता है, या तो फिर आप सर अनसिक्योर्ड लोन लिए किसी अदर पर्सन को अदर देन बैंक को, अगर आप पेमेंट करते हैं अप टू 40,000 रुपए तक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेमेंट करते हैं या फर्म अगर पार्टनर को पेमेंट करती है तो टीडीएस नहीं कटता है। यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? सर ये कोविड के लिए स्पेशल रूल भी कुछ है क्या? हाँ, कोविड के लिए एक स्पेशल रूल आया, वो आपको बुक से दिखाते हैं। आइए बुक में, अपनी बुक में आप आइए, देखिए यहाँ पे एक बात आ गई। अभी तक तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रेट ऑफ टीडीएस 10%, लेकिन in order to provide more fund at the disposal at the taxpayers for dealing with the economic situation arising out of COVID-19 pandemic। भैया COVID-19 पैंडेमिक के कारण एक सिचुएशन आ गई थी, when the rate of TDS under section 194A has been reduced from 10%। जब ये जो 10%, ये रेट 10% का ही है, लेकिन इस सिचुएशन में इस रेट 10% को रिड्यूस करना पड़ा 7.5% पे। मतलब 10% जो टीडीएस का रेट था ये 7.5% पे आके गिर गया है। ठीक ठीक, फॉर द पीरियड फ्रॉम 14 मई 2020 टू 31 मार्च 2021। मतलब सर क्या, मतलब सर ये कोविड के कारण आपका 14 फरवरी नहीं 14 मई, 14 फरवरी नहीं 14 मई, हम बार बार जान करके 14 फरवरी बोल रहे हैं आपको याद आ जाए, 14 मई से 31 मार्च 2021 तक इस पीरियड के बीच में टीडीएस की रेट कितनी हो गई है? 7.5%। और ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन 1100% आने वाला है इस पे क्वेश्चन आपका, क्योंकि अब टीडीएस की रेट 14 मई से कितनी हो गई है? 7.5%। क्लियर? यस सर, क्रिस्टल क्लियर है। बट इसके अलावा आपको और भी कुछ बातें बताते हैं। एग्जाम्पल करिए, टैक्स प्लानिंग के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। क्या आप मजाक कर रहे हो सर, आप हमें आईपीसीसी लेवल पे भी टैक्स प्लानिंग पढ़ा दोगे? अरे बाबू, हम देखो ना आपको क्या पढ़ा देते हैं। चलो सर, ये कोई आदमी है, ठीक है, हाँ सर, और अच्छा आदमी बना दो। चलो ये एक आदमी है, शरीफ आदमी, लेकिन ये ना बहुत ज्यादा समझदार बनता है खुद को, बहुत ज्यादा समझदार बनता है खुद को, ठीक है। ये सोच रहा है, इसके दिमाग में बातें चल रही है, क्या इसके दिमाग में बातें चल रही है, अगर मेरा इंटरेस्ट 40,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो मेरा बैंक जो है टीडीएस काट लेगा, 14 मई के बाद 7.5% का टीडीएस काट लेगा और हम अपना टीडीएस नहीं कटवाएंगे। तो ये पता है क्या करता है, ये ज्यादा समझदार आदमी है, ये पहुंच जाता है एसबीआई बैंक, इसका अकाउंट है एसबीआई बैंक में और इसको करना है 10 लाख रुपए का डिपॉजिट, और एट द रेट 10% चल रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट कितना चल रहा है? 10%। तो ये सोचता है, ज्यादा समझदार आदमी सोचता है कि 40,000 से कम का इंटरेस्ट कमाना है
तो चलो एसबीआई की ब्रांच नंबर 1 चलते हैं, दिल्ली की। दिल्ली की एक ब्रांच यहाँ है, दिल्ली 2 में दूसरी ब्रांच है, दिल्ली 3, दिल्ली 4 और दिल्ली 5। ये दिल्ली राज्य के 5 ब्रांचेज हैं। क्या है? ब्रांच, बैंक की ब्रांच होती है, आपको पता है ना, एक से ज्यादा ब्रांच होती है, वर्ड याद रखिए, ब्रांचेस। ठीक, हर ब्रांच में जाता है और ये 1-1 लाख रुपए जमा कराता है। चलो 10, ये 5 लाख रुपए ही था यहाँ पे, ठीक है। 1-1 लाख रुपए हर ब्रांच में जाके डिपॉजिट करा दे रहा है कि ये ले लो, 1 लाख रुपए हर ब्रांच में जाके ये 1-1 लाख रुपए डिपॉजिट करा रहा है। हर ब्रांच में बाबू ये 1-1 लाख रुपए डिपॉजिट करा रहा है, तो क्या होगा, इसको हर ब्रांच से इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट इसको पता है, हर ब्रांच से 10-10 हजार रुपए मिल रहा है। हर ब्रांच से इसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10-10 हजार रुपए मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं? सोचो 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 एक बार, हर ब्रांच से इसको इंटरेस्ट 10-10 हजार रुपए मिल रहा है। तो इस तरीके से इसका टोटल इंटरेस्ट तो 50 हजार रुपए इसको मिल गया। ठीक ठीक है। अब इसका यह था कि 5 लाख रुपए पे 10% के हिसाब से 50 हजार रुपए इंटरेस्ट आ रहा था, और इसने सोचा, ये ज्यादा समझदार आदमी था, कहा 40 हजार रुपए से ऊपर हो जाएगा तब तो बैंक टीडीएस काट लेगा। तो इसने क्या किया, डिफरेंट 5 ब्रांचों में, देखिए 5 ब्रांचों में अलग अलग जाके पैसा जमा कर दिया। अब क्या हुआ, 5 ब्रांचों से किसी भी ब्रांच से इसकी लिमिट 40 हजार रुपए नहीं हुई, किसी भी ब्रांच से इसकी लिमिट 40 हजार रुपए नहीं हुई। अब ये ज्यादा समझदार आदमी मुस्कुरा रहा है, सोच रहा है मैंने तो अपना टीडीएस बचा लिया, मेरा टीडीएस नहीं कटा, हम बहुत ज्यादा समझदार आदमी हैं, हम हैं तो क्या गम है, हम समझदार हैं। तो भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है और कहता है हमने भी कच्ची गोलियां ना खेली हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भाई देखो, एक रूल बना दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। आपको पता होगा आज की डेट में बैंक्स काम करते हैं सीबीएस पे। सर सीबीएस क्या होता है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इसी चैनल के ऊपर पूरी की पूरी ईआईएस की क्लासेस फ्री में रखी हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। वहां पे आप चैप्टर नंबर 5 कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए एसबीआई में कोई कस्टमर है, एसबीआई का आपने सॉफ्टवेयर खोला, फिनेकल सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, उसके सॉफ्टवेयर पे खोला, तो एसबीआई में मिस्टर जतिन मान लीजिए कोई है, ज्यादा समझदार आदमी, जो मिस्टर जतिन थे, इस जतिन के जितने भी अकाउंट्स होंगे ना, वहां पे जितने भी अकाउंट्स होंगे जतिन के, सारे अकाउंट्स की डिटेल आ जाती है। अगर जतिन के यहाँ मान लीजिए 5 अकाउंट्स हैं, ये पांचों अकाउंट्स में, ये जो 5 अकाउंट है, D1 D2 D3 D4 D4, पांचों अकाउंट में कितने कितने रुपए हैं, ये सब एक जगह बैठ के आदमी देख लेता है बैंक का, और हर जगह कितना कितना इंटरेस्ट कमाया ये भी देख लेता है। तो क्या हुआ, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यूज करने के कारण बैंक को पता चल गया कि इन्होंने 50 हजार रुपए इंटरेस्ट के अर्न किए हैं। तो पता है यहाँ पे इनकी ज्यादा समझदारी काम नहीं आएगी, और इनका टीडीएस यहाँ 7.5% कट जाएगा, इनका टीडीएस यहाँ कट जाएगा। ठीक ठीक है, बिकॉज क्योंकि सेम बैंक में, सेम बैंक है, यहाँ पे एसबीआई बैंक में सीबीएस यूज होता है, और सीबीएस होने के कारण इस भारत में एसबीआई बैंक में इस इंडिविजुअल के कितने अकाउंट है और कितने पैसे हैं सब कुछ पता चल जाता है, बिकॉज ऑफ कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। ठीक ठीक है सर, लेकिन ये ज्यादा समझदार आदमी थोड़ी सी समझदारी और दिखाने को तैयार है। मतलब सर ये ज्यादा समझदार आदमी सोचता है पिछली बार तो मेरी बैंड बज गई, मेरी समझदारी काम ना आई, इस बार फिर से मेरे पास 5 लाख रुपए, नेक्स्ट ईयर 5 लाख रुपए, और एट द रेट 10% आज भी इंटरेस्ट जा रहा है। तो इसने क्या किया, इलाहाबाद बैंक में एक बैंक लिया, इलाहाबाद, वहां पे जाके इसने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा दिए। दूसरा बैंक लिया एसबीआई, एसबीआई में जाके इसने फिर से 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा दिए। तीसरा बैंक लिया पीएनबी, पीएनबी में जाके इसने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा दिए। उसके बाद इसने लिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जाके 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा दिए। उसके बाद इसने लिया बैंक ऑफ बड़ौदा, जाके इसने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा दिए। ठीक है, इस तरीके से इसने काम किया। मतलब सर इसने क्या किया, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 5 अलग अलग बैंकों में जाके इसने 1-1 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए जमा करा दिए, और 10% ब्याज की दर से हर बैंक से इसको 10-10 हजार रुपए मिल गए। हर बैंक से इसको 10-10 हजार रुपए मिल रहे हैं। तो होता क्या है, अब इसकी टोटल इंटरेस्ट इनकम कितनी आ गई सर, अगेन 50 हजार रुपए, बट अब टीडीएस नहीं कट पाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा, इसलिए हम अभी बता रहे हैं। एसबीआई के डिफरेंट ब्रांचेस में जब आपने बनाया ना, एसबीआई के डिफरेंट ब्रांचेस में, तब तो एसबीआई सीबीएस के कारण देख लिया, तब तो जो एसबीआई था ये सीबीएस के कारण देख लिया, लेकिन जब एसबीआई सीबीएस के कारण अपनी ओन ब्रांचेस में होने वाले ट्रांजेक्शन को देख पाएगा ना, एसबीआई सीबीएस के थ्रू ऐसा थोड़ी देख पाएगा कि भैया इलाहाबाद बैंक में क्या चल रहा है, या पीएनबी बैंक में क्या चल रहा है, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्या चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या चल रहा है, वो ऐसा तो कहीं सीबीएस होता नहीं है। अब क्या हुआ भैया, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जब हम काम कर रहे हैं, तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के थ्रू लेट से इलाहाबाद बैंक आई है,
तो इलाहाबाद बैंक अपनी डिफरेंट ब्रांचेस में देख पाएगा, डिफरेंट ब्रांचेस में मिस्टर किसी अपने क्लाइंट का कितना अमाउंट किस बैंक किस ब्रांच में कितना अमाउंट रखा है ये देख सकता है। इलाहाबाद बैंक अपने सीवीएस के थ्रू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर की डिटेल तो देख ही नहीं सकता, बैंकों की प्राइवेसी की बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये होगा कि जब ये डिफरेंट बैंक्स में रख लिए तब तो टीडीएस नहीं कट पाएगा, लेकिन अगर इन्होंने सेम बैंक की, ये लाइन याद रखेगा, सेम बैंक की डिफरेंट ब्रांच में रखा है पैसा, सेम बैंक की कहां रखा है, डिफरेंट ब्रांच में, तो डिफरेंट ब्रांच में रखने से कोई मतलब नहीं है। जैसे ही डिफरेंट ब्रांच में रखने से कोई मतलब नहीं है, जैसे ही कोर बैंकिंग सॉल्यूशन लगेगा तो डिफरेंट ब्रांच का अमाउंट यहाँ पे जैसे क्लब हुआ है ना, ये अमाउंट जैसे यहाँ पे क्लब हुआ है, 50,000 रुपए क्लब होकर टैक्स कट गया, सेम टू सेम यही काम होगा। तो आपको एक वर्ड हमेशा याद क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखना है कि डिफरेंट बैंक है या सेम बैंक की डिफरेंट ब्रांच है। क्लियर? यस सर, क्लियर है। आइए सर क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ते हैं। देखिए, एग्जामिन द टीडीएस इम्प्लीकेशन अंडर सेक्शन 194A इन द केसेस मेंशन्ड हियरअंडर। मतलब सर 3 इंडिपेंडेंट केसेस दिए हुए हैं और बताना है कि इसमें से किस केस के अंदर 194A की एप्लीकेशन कैसे लगेगी, मतलब तीनों केसेस को 194 के अकॉर्डिंग देखना है। हम मार्कर को जरा मोटा कर लेते हैं। हाँ चलिए सर, अब देखते हैं क्या बात है। On 1st of October 2020, Mr. Harish made a 6-month fixed deposit of rupees 10 lakh at the rate 9% per annum with ABC Cooperative Bank. Cooperative Bank या Cooperative Bank बातें की है। The fixed deposit matures on 31st March 2021. Fixed deposit 31st March 2021 को mature हो गया है। सर यहाँ की कहानी अब आप कैसे समझाना चाहोगे? देखो, कुछ हम इस तरीके से आपको समझाते हैं कि ये क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2020, मतलब सर आप डेट याद है ना आपको, 14 फरवरी नहीं, 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में टीडीएस का रेट कितना था? 7.5%। ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक ये कर दिया गया। ठीक है सर। तो अब 1/10/2020 को जब हम देखते हैं तो मतलब सर 1/10 से लेके 31 मार्च 6 मंथ हुए, 6 मंथ हो रहे हैं, और 6 मंथ 10 लाख रुपए का 9% के पर एनम की रेट से 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना आता है? तो देखिए 10 लाख इंटू 9%, 90,000 डिवाइड बाई 2, दैट इज 45,000 का सर इंटरेस्ट आ रहा है। तो अगर बैंक में एफडी किए थे, फिक्स डिपॉजिट किए थे, और उस फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, यहां पे बैंक जो है, बैंक हमको इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है और ये इंटरेस्ट 50,000 रुपीज से एक्सीड कर गया तो सर टीडीएस कटेगा, और टीडीएस कटेगा एट द रेट 7.5%, क्योंकि 1/10 से लेकर 31/3/2020 इस डेट में फॉल कर गया, 7.5% का टीडीएस कटना चाहिए। तो 45,000 का 7.5% कट के कितना होता है? 45,000 का 7.5% सर आता है 3375 रुपीज मेरा टीडीएस कटना चाहिए। मैंने आपको बहुत फिल्टर करके बताया है। देखो, आइए मेरे प्रभु, आइए। एबीसी कोऑपरेटिव बैंक हैज टू डिडक्ट टैक्स 7.5% ऑन द इंटरेस्ट ऑन 45,000, 10 लाख रुपए का 9% के हिसाब से 6 महीने का ब्याज अंडर सेक्शन 194A। द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 194A फ्रॉम सच इंटरेस्ट इज देयरफॉर 3375। हमारा जो आंसर यहाँ पे आया था, बाबू मैं आपको ना ओरल सॉल्यूशन कराने के लिए यहाँ पे भी कैपेबल कर दूंगा। इस चैप्टर में भी आप ओरल सॉल्यूशन करेंगे। 60 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं आप सिर्फ, लेकिन आपको 60 मार्क्स के लिए कितना कम पढ़ना पड़ेगा ये मेरा काम है, और कितने काम का पढ़ना पड़ेगा, कम के साथ काम का भी पढ़ना होगा आपको सिर्फ। ठीक है सर, ओरल सॉल्यूशन करने में आप कैपेबल हो जाएंगे, जो हमारा टास्क होता है। आइए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। ऑन 1st of June 2020 मिस्टर गणेश मेड 3 9-month फिक्स डिपॉजिट ऑफ 3 लाख। इन्होंने क्या किए हैं? 3 डिपॉजिट किए हैं, 3 9-month फिक्स डिपॉजिट ऑफ रुपीज 3 लाख। कैसे? मतलब सर 1 जून से देखिए तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 1 जून 2020 आ रहा है ना, एक सेकेंड, 1 जून 2020 से 3 9-month फिक्स डिपॉजिट। अच्छा 3 9-month फिक्स डिपॉजिट, चाहे कभी से स्टार्ट करो, कुछ डिपॉजिट है, ये देखो डिपॉजिट है जिसकी टेन्योर जो 9 महीने में मेच्योर हो जाएगी। तो ऐसी 3 डिपॉजिट इन्होंने की है, 3-3 लाख रुपए की, मतलब 3 लाख रुपए की एक डिपॉजिट की, दूसरी डिपॉजिट की 3 लाख रुपए की, और तीसरी डिपॉजिट की भी 3 लाख रुपए की, और ये सब के सब 9 महीने तक के लिए ही रहते हैं, सब के सब सिर्फ और सिर्फ 9 महीने तक ही चलेंगे। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। एंड सर उसके बाद बताता है, कहां गया,
ईच कैरिंग इंटरेस्ट रेट एट 9% विथ डी बैंक, द्वारका ब्रांच, जनकपुरी ब्रांच एंड रोहिणी ब्रांच। ओ बड़ा मजा आया। ऑफ XYZ बैंक लिमिटेड विच वाज अडॉप्टेड CBS द फिक्स्ड डिपॉजिट मेच्योर ऑन 28 फरवरी 2021। 1 जून से लेके 6 अगर 9 महीना देखा 28 फरवरी को हो जा रहा है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने कारस्तानी क्या की है, आइए हम आपको बताते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी कारस्तानी की है। चलो हम यहां बताते हैं। सर इन्होंने एक द्वारका ब्रांच ली, दूसरी कौन सी ब्रांच ली है, दूसरी कौन सी ब्रांच ली है बाबू बता दो जरा प्लीज मुझे। द्वारका ब्रांच ली, दूसरी जनकपुरी ली और तीसरी रोहिणी ली। जनकपुरी और रोहिणी ये तीनों दिल्ली में एरिया है, ठीक है। 3 ब्रांचों में गए और हर जगह इन्होंने 3-3 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया 9 मंथ के लिए। 9 मंथ के लिए एट द रेट कितना इंटरेस्ट रेट है, कितना इंटरेस्ट रेट है, अरे नालायक को देख के बता दो ना यार, 9% का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। तो एक और यहाँ पे भी सेम यही काम किया, 3 लाख रुपए लिया और 9 मंथ के लिए 9% पे दे दिया। यहाँ पे भी यही काम किया, 3 लाख रुपए लिया और 9% के रेट से 9 मंथ के लिए दे दिया। इंटरेस्ट कितना बनता है, तो 3 लाख का आप अगर देखिए इंटरेस्ट इस टोटल बना के कितना बना होगा इनका, तो 9 लाख रुपए का इंटरेस्ट बना। 3 लाख इसका का 9% डिवाइड बाई 12 इंटू 3 दैट इज 60,750 रुपए का इंटरेस्ट बना। मतलब सर टोटल इंटरेस्ट इनका कैसे आया, 9 लाख रुपए का 9% इंटू 9/12 करके, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 लाख रुपए ये था, 3 लाख रुपए ये, 3 लाख रुपए ये था। ये तीनों का इन्होंने अलग अलग ब्रांच में किया है। अगर आप वहां देखें तो ब्रांच लिखा है, अलग अलग ब्रांच लिखा है और ये तीनों ब्रांचेस किसकी हैं, XYZ बैंक की। भैया सेम बैंक की डिफरेंट ब्रांच में रखे हो तो CBS लगता है। तो बैंक को क्या दिख रहा है कि D, J और R इन तीनों ब्रांचों को मिला के इनका इंटरेस्ट 60,750 रुपए चला गया, जो कि 40,000 रुपए से ज्यादा है, इसलिए TDS कटेगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, अगेन सर एक बार फिर से दिखा दीजिए। देखिए 1 जून को इन्होंने 3 9 मंथ डिपॉजिट किए जो 28 फरवरी को मेच्योर हो गए और हर जगह 3-3 लाख रुपए किए। तो 3 लाख रुपए यहां, 3 लाख रुपए यहां, 3 लाख रुपए यहां किए। 9 महीने के लिए किए, 9/12 आ जाएगा, 9/12 और 9% का ब्याज दर है इंटू 9% इंटू 9% इंटू 9%। तो अगर आप टोटल कैलकुलेट करते हैं तो आपका ब्याज आता है 60,750 रुपए, जो 40,000 से ज्यादा है। तो भैया TDS तो कटेगा और वो भी किस रेट से कटेगा, एट द रेट 7.5%। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं, ये इतना ज्यादा इजी टॉपिक है। आइए, XYZ बैंक has to deduct tax at source at the rate 7.5% under section 194A since the aggregate interest on fixed deposit with the 3 branches of the bank is 60,750। 3 लाख का इंटू 3, क्योंकि 3 फिक्स डिपॉजिट थे 9% के हिसाब से 9 महीने के लिए, which exceeds the threshold limit of 40,000 since XYZ bank adopted CBS the aggregate interest credited paid all branches तीनों ब्रांचेस का भैया एग्रीगेट हो जाएगा, हैज टू बी कंसीडर्ड सिंस द एग्रीगेट इंटरेस्ट इज 60,750 रुपए एक्सीड कर गया आपके थ्रेशोल्ड लिमिट 40,000 रुपए को, तो टैक्स 7.5% डिडक्ट करना पड़ेगा। आप चाहो तो टैक्स का अमाउंट निकाल लीजिए। 7.5% टैक्स का अमाउंट आता है 4556.25। सर कहीं पे टैक्स का अमाउंट निकाल रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में निकाल के दिया, यहाँ पे नहीं निकाला। आप सेफ साइड टैक्स का अमाउंट TDS अमाउंट निकाल दीजिए। सेफर साइड में आप क्या करिए, TDS अमाउंट निकाल दीजिएगा। क्लियर, हाँ सर जी क्लियर हो गया। सर तीसरा पॉइंट बताइए, ऑन 1 अक्टूबर 2020, अगेन ये डेट मेरी 14/5/2020 से, देखो अगेन ये डेट मेरी क्या हुई, 14/5/2020 से 31 मार्च 2020 के अंदर आ रही है। इस ये वाली डेट देखो फिर से 14/5/2020 से 31 मार्च 2020 के अंदर आ रही है, इसलिए सर इस पे भी 7.5% ही TDS रेट लगेगा। 1 अक्टूबर 2020 को मिस्टर राजेश स्टार्टेड 6 मंथ रेकरिंग डिपॉजिट ऑफ 2 लाख पर मंथ एट द रेट 8% पर एनम विथ PQR बैंक। द रेकरिंग डिपॉजिट मेच्योर ऑन 31/3/2021। 6 मंथ रेकरिंग डिपॉजिट मतलब 6 महीने तक ये लगातार 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं। देखिए 2-2 लाख रुपए 6 महीने तक लगातार दे रहे हैं हर महीने। इन्होंने अक्टूबर में स्टार्ट किया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च, ये हर महीने कितना देंगे, 2-2 लाख रुपए बैंक को दे रहे हैं। हर महीने 2-2 लाख रुपए बैंक को दे रहे हैं, ठीक है। 3 4 5, चलो सर 5 ठीक है। हर महीने 2-2 लाख रुपए बैंक को दे रहे हैं, मतलब कब तक, 1 2 3 4 5 6 महीने तक लगातार इन्होंने किया। और उसके बाद 31 मार्च को सारा पैसा 2021 को सारा पैसा मेच्योर हो जा रहा है, मतलब
अक्टूबर वाला जो 2 लाख रुपए इन्होंने दिया, इस पे कितने महीनों का ब्याज मिला होगा? 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक सर इसमें 6 महीने का ब्याज मिला होगा। इसी तरीके से 1 नवंबर से लेके 31 मार्च 2020 तक इसमें 5 महीने का ब्याज मिला होगा। समझ रहे हो? सर जो दिसंबर में इसने जमा किया इस पे सर 4 महीने का ब्याज मिला होगा। जनवरी में जो जमा किया इस पे सर जैन फेब मार्च 3 महीने का ब्याज मिला होगा। फरवरी वाले पे सर 2 महीने का ब्याज मिला होगा। मार्च वाले पे सर बस 1 महीने का ब्याज मिला होगा। मतलब इनको टोटल कितने महीनों का ब्याज मिला 2 लाख रुपए पे? ये शॉर्टकट होता है कैलकुलेशन करने का। तो 6 5 11 ऐसे करिए 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 मंथ्स आते हैं यहाँ पे। अगर हम अब इसको शॉर्टकट में कैलकुलेशन करने का तरीका होता है कि 2 लाख रुपए पे मेरे इंटरेस्ट की रेट कितनी है सर? इंटरेस्ट की रेट है 8% पर एनम। तो एक महीने का ब्याज कितना होता है वो कैलकुलेट करके 21 महीने से 21 महीने तक मेरा जमा रहा, ये अगर हम जोड़ देना सर हमें निकल के आ जाएगा कि इस पूरे प्रीवियस ईयर में कितना ब्याज हम कमाए हैं। इस रेकरिंग डिपॉजिट से कितना ब्याज कमाए। और रेकरिंग डिपॉजिट इज ऑल्सो नोन एज टाइम डिपॉजिट जिसपे टीडीएस की प्रोविजन लगते हैं। ठीक है सर, तो हम निकालते हैं सर 2 लाख का 8%। मेरे साथ सिर्फ कैलकुलेटर आप लोग चलाएंगे और क्वेश्चन पॉइंट लिखेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, ये हम चाहते हैं। आपका आ रहा है 28,000 रुपए। 28,000 रुपए सर अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो आप बताइए क्या है टीडीएस कटना चाहिए? अमाउंट 40,000 से कम है इसलिए कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ये कैलकुलेशन आप चाहिए तो लिख लीजिएगा लेकिन पॉज करके। मेरे साथ कभी आप लोग नहीं लिखेंगे, केवल क्वेश्चन पॉइंट और कैलकुलेटर, सिर्फ यही दो चीजें छूनी है। बुक भी मत खोलो, काम चल जाएगा आपका। नो टैक्स हैज टू बी कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 194A बाय पीक्यूआर बैंक ऑन द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 28,000 फॉलिंग ड्यू ऑन रिकरिंग डिपॉजिट ऑन 31 मार्च 2021 टू मिस्टर राजेश सिंस सच इंटरेस्ट डज नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40,000। सर ये कैसे आया एक बार आपको कहिए तो फिर से बता दें। सर देखो, इन्होंने बोला रेकरिंग डिपॉजिट ना, इन्होंने क्या बोला? रेकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट से इन्होंने बोल दिया। रेकरिंग डिपॉजिट होता है हर महीने आप कुछ फिक्स पैसा जमा कर रहे हो। तो हर महीने आपने 2-2 लाख रुपए जमा किया था, हर महीने 2-2 लाख रुपए जमा किया था और ईयर एंड में 31 मार्च 2021 को पैसा मेच्योर हो गया। तो अक्टूबर से स्टार्ट किए तो अक्टूबर में जो 2 लाख रुपए आपने जमा किया उस पर 6 महीने का ही तो ब्याज मिला होगा। उसी तरीके से मार्च में जो पैसा आपने 1 मार्च को जमा किया उसमें अप टू 31 मार्च 1 महीने का ही तो इंटरेस्ट मिला होगा। इस तरीके से कैलकुलेशन को अगर हम करते हैं तो हमें सर ये समझ में आ गया कि इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल 21 महीने का ही ब्याज हमें मिलेगा 2 लाख रुपए पे। तो 2 लाख रुपए पे 8% की दर से एक महीने का कितना ब्याज बनता है पहले हम वो निकाल दिए। इंटू 21 करने के बाद हमें पता चल गया कि अक्टूबर से ये जो रेकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं ना, अक्टूबर से जो रेकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं इसके कारण इन्होंने प्रीवियस ईयर 2020-2021 में अप टू 31 मार्च 2021 तक कितना इंटरेस्ट कमाया जो कि था 28,000 रुपए। तो 40,000 से कम था तो टीडीएस नहीं कटेगा। क्लियर? क्लियर सर, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन थी। तो आज तो आपको हमने टीडीएस के बारे में थोड़ी बेसिक भी बात बता दी, टीडीएस का कुछ बेसिक भी पढ़ा दिया और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन भी हमने आपको पढ़ा दी 194A जो इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। आप टीडीएस क्यों लगता है ये भी आप समझे, 194A को भी समझे और 7.5% की एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट को भी आप समझे हैं। आज की क्लास हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आप इसको रिवीजन करिएगा और पढ़ते रहिएगा, दोस्तों के साथ क्लास के बारे में शेयर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी रीडिंग।